तो जय हिंद दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उनके बारे में जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या उनके बारे में जो अपना अभी घर लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर घर लेने की बात आती है तो सबसे पहली बात है कि उसके पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन को जानना। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि जब घर लेते समय हमें वो कौन से चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की जिनके ऊपर हमें स्पेशली ध्यान देना चाहिए। ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो हमें सबसे पहले उनके बारे हमें नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए वो सब डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी चेकलिस्ट। तो सबसे पहले आता है हमारा टाइटल डॉक्यूमेंट। टाइटल डॉक्यूमेंट के अंदर भी आते हैं 3 फैक्टर्स, सेल डीड, गिफ्ट डीड एंड थर्ड वन इज कन्वेंस डीड। सेकेंड चेकलिस्ट के ऊपर आते हैं तो अपना सेकेंड है चेन ऑफ टाइटल एग्रीमेंट। अब सपोज ये केस में क्या होता है, चेन ऑफ टाइटल एग्रीमेंट मीन्स कि समझो कोई डेवलपर है, डेवलपर से लिया ए ने सेल किया बी को और बी ने सेल किया सी को और सी ने सेल किया आपको यानी बायर पार्टी को। तो ऐसे केस में क्या होता है, डेवलपर टू ए का एक एग्रीमेंट बनता है, ए टू बी का एक अलग से एग्रीमेंट होता है, बी टू सी का एक अलग से एग्रीमेंट होता है। तो ये डेवलपर ए बी एंड सी ये तीनों का हो गया एक चेन एग्रीमेंट। ये जो चेन एग्रीमेंट है ये आपके जो भी सेलर है आपका उसके पास होना जरूरी है। थर्ड चेकलिस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आता है इनकम्बेंस सर्टिफिकेट। अभी इसमें क्या रहता है, अगर जो भी कोई आपका अपार्टमेंट है वो जो भी प्लॉट पे बना है वो प्लॉट का पिछले 30 साल का सर्च रिपोर्ट आता है। अभी सर्च रिपोर्ट क्या रहता है, ये सर्च रिपोर्ट में ये मेंशन होता है कि ये प्लॉट किसके नाम पे है, 30 साल पहले किसके नाम पे था, इसमें कितने ओनर्स है, ये कभी कौन सा ओनर ने लिया, कभी ये ट्रांसफर हो गया क्या कौन से ओनर के ऊपर, ये सारे डिटेल्स रहते हैं और ये सारा रिकॉर्ड। 3 नंबर का जो चेकलिस्ट है वो है आपका कमेंसमेंट सर्टिफिकेट एंड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। कल ही मैंने एक वीडियो डाला था कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के ऊपर, फिर भी अभी मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। ये जो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, तो ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब कोई भी बिल्डिंग बन के रेडी हो जाए। और ये जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है, ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब वो बिल्डिंग बन के पूरा रेडी हो जाए, पूरा रहने के लिए ऑक्यूपाई हो जाए, जैसे कि उसके अंदर लग जाए, लिफ्ट हो जाए, अपनी वाटर कनेक्टिविटी, फायर एग्जीक्यूशंस, फायर एनओसी, बाकी सब एनओसीज वगैरह मिल जाती है इसकी डेवलपर को। उसके बाद वो बिल्डिंग जब रहने लायक प्रॉपर हो जाए, आजू बाजू में सब स्ट्रीट लाइट्स हो, वाटर कनेक्शंस हो, कनेक्टिविटी हो, रोड्स हो, तभी जाके ये सब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाता है। चेकलिस्ट में अगर 5 नंबर की मैं बात करता हूँ तो इसमें आता है आपका एक तो अलॉटमेंट लेटर या तो आपका पोजीशन लेटर। जब भी आपके डेवलपर से घर लेते हो तो वो टाइम पे डेवलपर जो है वो आपको एक पोजीशन लेटर अदरवाइज एक फ्लैट अलॉटमेंट लेटर देता है। ये जो पोजीशन लेटर या फ्लैट अलॉटमेंट लेटर है ये आपका जो भी सेलर है उनके पास होना बहुत जरूरी है। 6 नंबर पे आता है अपना मॉर्गेज डॉक्यूमेंट्स। अभी मॉर्गेज डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली ऐसा होता है ये केस में कि अगर कोई ओनर है या सेलर है, उन्होंने पहले लोन लिया होता है वो प्रॉपर्टी के ऊपर, तो ऐसे केस में जो प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि उनका हो गया सेल डीड, देन आ गया ओसी सीसी, उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट और ये सब ओरिजिनल पेपर, हाँ ये सब ओरिजिनल पेपर्स होते हैं जो कि बैंक अपने पास रखती है एज अ मॉर्गेज। एंड उसका एक जेरोक्स सेट मिलता है, जो भी वो ओनर होता है प्रॉपर्टी का उसको एक जेरोक्स सेट मिलता है। 7 नंबर में अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आता है अपना प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। अभी बहुत जगह पे ये प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट मिल भी जाता है और हमें प्रॉपर्टी टैक्स भरना भी होता है। तो प्रॉपर्टी टैक्स में अगर वैसे तो नोट किया जाए तो हमें बेसिकली 2 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो एक ये है कि जो ओनर का नेम है, ये पहला हो गया। सेकंड थिंग ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर आपके प्रॉपर्टी का पूरा एड्रेस मेंशन होता है हिंदी में, इंग्लिश में, तो आपको वो क्रॉस वेरीफाई करना है, ओनर का नेम और आपका प्रॉपर्टी एड्रेस, ये 2 चीज़ें आपको प्रॉपर्टी टैक्स में ये करनी है, वेरीफाई करनी है। और सेकंड थिंग
कि वो प्रॉपर्टी टैक्स कितने साल से पेंडिंग है, या आपके सेलर ने भरा है उसको या नहीं भरा है, ये सारा आपको वो प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए समझ सकते। यहाँ पे अब मैं 8 नंबर पे चेकलिस्ट की बात करूँ तो इसमें आते हैं यूटिलिटी बिल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी बिल, देन आपका प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, और थर्ड वन इज आपका मेंटेनेंस बिल, और फोर्थ वन इज वाटर बिल। ऐसे कुछ बिल्स हैं, उनको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो बिल्स है उनके कोई ड्यूज तो नहीं है या उन्होंने भरा है। अगर उनके ड्यूज है तो आपका डील हो रहा है तो आप उनको बोल सकते हैं कि सर आप मुझे सारे ड्यूज क्लियर करके आपका प्रॉपर्टी मुझे बेच सकते हो, तो मैं वो ये आपका जो भी फ्लैट है वो मैं आपसे ले लूँगा। 9 नंबर पे हम लोग अभी बात करेंगे कार पार्किंग अलॉटमेंट लेटर। अभी क्या होता है, जो बड़े बड़े टावर्स रहते हैं उनमें एक पार्किंग तो रहता ही है, लेकिन सपोज 100 में से 1% के पास उसका अलॉटमेंट लेटर नहीं रहता है। वैसे कहते तो सब लोग हैं कि हमारे पास कार का अलॉटमेंट लेटर है, आप यहाँ पे कार लगा सकते हो, वहाँ पे कार लगा सकते हो, ये मेरा जगह है, बिल्डर ने मुझे दिया है। बट ऐसा नहीं चलता। अलॉटमेंट है ठीक है, लेकिन आपको उसका अलॉटमेंट लेटर भी तो दिखाना पड़ेगा। अगर वो अलॉटमेंट लेटर है तो ही आप उन पर बिलीव करो कि हाँ कि ये सेडेड प्रॉपर्टी का या फ्लैट का अलॉटमेंट कार पार्किंग है, तो ही आप इसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और 10th और सबसे इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट में आता है, ये है NOC फ्रॉम RWA। RWA इज स्टैंड फॉर रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, यानी कि आपका सोसाइटी। ये NOC आपको सोसाइटी से तभी मिलता है जब आपके सेलर का सारा ड्यूज, सिंकिंग फंड वगैरह वगैरह जो भी है वो अगर बिल्डिंग में क्लियर हो तो ही सोसाइटी उनको NOC देती है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि बिगर सोसाइटी NOC के आप कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं मार सकते, और ये जो डील है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती विदाउट NOC ऑफ द सोसाइटी। तो ये थी अपने आज के टॉपिक की सारी चेकलिस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यूट्यूब पे आप लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऐसी जानकारी आगे मैं हमेशा हर रोज़ डालता रहूँगा। हर रोज़ आप तो मेरे वीडियोस को चेक करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।